हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संघ व्यवस्था। इसके स्वरूप के बारे में हम वीडियोज़ के अलग अलग पार्ट बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक इसका जो प्रत्येक आयाम है उसके बारे में चर्चा कर सकेंगे। भारतीय संघवाद में हमारे जो जितने भी वीडियोज़ के पार्ट बनेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, उसमें इस तरह से इन विषयों के ऊपर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी, जैसे कि संघवाद, भारतीय संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण, भारतीय संघवाद का स्वरूप, प्रकृति, भारतीय संघवाद में जो संघात्मक विशेषताएं हैं, एकात्मक विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। शक्तिशाली केंद्र और विविधता की स्थापना और संरक्षण के जो उपाय हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। संघात्मक प्रकृति के विषय में जो विवाद और मतभेद हैं विभिन्न संविधान शास्त्रियों के मध्य, और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, और उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दे, इन सब के बारे में हम भारतीय संघवाद की कड़ी में अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग भाग के माध्यम से इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो भारतीय संघवाद के स्वरूप के बारे में पहला भाग है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था से की एकात्मक व्यवस्था से हम तुलना करते हुए जानेंगे कि वास्तव में संघ व्यवस्था है क्या। शुरुआत में इसका जो परिचयात्मक भाग है वो हम देखेंगे। उसके बाद में भारत में जो संघ शासन है वो जब अपनाया गया तो संविधान निर्माताओं की दृष्टि क्या थी, उनका दृष्टिकोण क्या था, क्या उसके पीछे दर्शन था, किस तरह से उन्होंने संघवाद भारतीयता के अनुकूल ढाल करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संघवाद अपनाया, और भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षण है उसके बारे में हमारा इस वीडियो के इस भाग में चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भारतीय संघवाद के स्वरूप के बारे में। वीडियो के इस पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा करते हैं भारतीय संघवाद के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संघ शासन है क्या। संघ शासन यानी कि फेडरल सिस्टम लैटिन शब्द फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इस तरह से संघ शासन एक नया राज्य यानी राजनीतिक व्यवस्था है ऐसी, जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया जाता है। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा है, एकल और संघीय शासन। अगर हम पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो एकल या एकात्मक शासन वह होता है जिसमें समस्त शक्तियां और कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के जो अधिकार हैं वो भी केंद्रीय सरकार में ही निहित होते हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वो होती है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित कर दी जाती है, यानी इनमें विभाजन संविधान के द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है, और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, इनके शासन व्यवस्था का अगर हम अध्ययन करें तो ये इनमें सरकार का एकात्मक स्वरूप पाया जाता है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत, इनमें सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है, और क्षेत्रीय सरकार को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार। संघ का निर्माण दो रूपों में किया जा सकता है। जब कोई भी राष्ट्र जो संघीय शासन व्यवस्था का है उसमें दो तरीके से संघ का निर्माण किया जा सकता है, एक तो एकीकरण और दूसरा विभेदीकरण। एकीकरण के मामले में जैसे कि मान लीजिए कुछ छोटे छोटे राष्ट्र हैं और उनमें चाहे वो सैनिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, कमज़ोर हों,
पिछड़े हों, तो वो मिलकर के आपस में मिलकर के एकीकृत होकर के एक बड़े और मजबूत संघ का जब निर्माण करते हैं तो उसको एकीकरण वाला संघ कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के संघ के निर्माण से पहले अमेरिका के विभिन्न राज्य हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे, जो कि कमज़ोर थे, जिनके ऊपर विदेशी शासन था, जो कि आज़ाद होने के बाद में मजबूत राष्ट्र बनने के लिए एक हो गए। दूसरी ओर विभेदीकरण के मामले में अगर हम देखा जाए तो एकीकृत एक जो राज्य है, बड़ा राज्य जो एक होता है, लेकिन सहूलियत की दृष्टि से अपनी विविधताओं की रक्षा के लिए और मजबूती के लिए संघ में परिवर्तित हो जाता है, विभिन्न इकाइयों में उसको बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता भी दे दी जाती है, जैसे कि कनाडा में। अमेरिका विश्व में पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है, और अमेरिका में जैसे कि 50 राज्य हैं, मूलतः 13 राज्य थे जब इसका एकीकरण करके संघ राज्य में इसको तब्दील किया गया था, लेकिन आज अमेरिका में 50 राज्य है संघीय शासन में। अगर कनाडा की बात की जाए तो 10 प्रांत आज कनाडा में मौजूद हैं। मूल रूप से 4 प्रांत थे, और कनाडा का जो संघ है वो भी 1867 में निर्मित हुआ, यानी ये भी बहुत ही पुराना संघ है। तो एक तरह से 2 मॉडल हमारे सामने है, सामने संघीय शासन व्यवस्था के उभर करके आते हैं। एक अमेरिकी मॉडल जो एकीकरण का उदाहरण है, दूसरा विभेदीकरण का उदाहरण कनाडाई मॉडल। अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, और एकात्मक व्यवस्था से तुलना करते हुए हम जानेंगे कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहली विशेषता होती है दोहरी सरकार, यानी कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। पूरे राष्ट्र के मामलों को देखने वाली सरकार राष्ट्रीय सरकार, और क्षेत्र विशेष पर शासन करने वाली सरकार होती है क्षेत्रीय सरकार। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता होती है लिखित संविधान। लिखित संविधान क्योंकि विभिन्न क्षेत्र सरकार और एक राष्ट्रीय सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन प्रमुख आधार होता है, और उस आधार को संविधान में लिख दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद न हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एकात्मक सरकार में केवल एकल राष्ट्रीय सरकार होती है। क्षेत्रीय सरकार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर क्षेत्रीय सरकारें हैं भी तो केंद्र सरकार के अधीन ही वो पूरी तरह से होती है। संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकार को किसी भी प्रकार की अलग से शक्ति नहीं दी जाती। इसीलिए एकात्मक शासन में लिखित संविधान हो भी सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस एकात्मक शासन का उदाहरण है, लेकिन वहाँ पर लिखित संविधान है, और ब्रिटेन एकात्मक शासन का उदाहरण है, लेकिन वहाँ पर संविधान लिखित नहीं है। संघात्मक शासन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि एकात्मक शासन में इस तरह का कोई विभाजन नहीं पाया जाता। समस्त शक्तियाँ संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को दे दी जाती है, केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार को दे दी जाती है। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, यह अनिवार्य विशेषता है, और जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, जैसे कि जापान, और नहीं भी हो सकता है। संघात्मक शासन में कठोर संविधान होता है, जबकि एकात्मक शासन में संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। संघात्मक शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जबकि एकात्मक शासन में न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी। संघात्मक शासन में विधायिका या व्यवस्थापिका जो होती है वो द्विसदनीय होती है, जबकि एकात्मक शासन में द्विसदनीय हो भी सकती है, जैसे कि ब्रिटेन, और एक सदनीय भी हो सकती है, जैसे कि चीन। अब देखते हैं भारतीय संघीय शासन संविधान निर्माताओं की दृष्टि में। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो ये मुख्य प्रश्न था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक, और इस प्रश्न पर मध्यम मार्ग हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया। भारतीय संविधान एक का जो बहिरंग है, आवरण है, वो संघात्मक है, हालांकि उसमें कुछ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाए गए हैं। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है,
यहाँ पर संघ शब्द का किसी भी दृष्टि से प्रयोग नहीं किया गया है या संघ राज्य का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उसकी जगह भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहने का एक विशिष्ट अर्थ है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस बारे में 2 बातें कही हैं कि राज्यों का संघ कहने का यहाँ क्या आशय है, क्यों ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पहला इसमें यह है कारण कि जैसे कि अमेरिका का संघ है, उसके विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी भी प्रकार की सहमति या समझौते का प्रतिफल नहीं है। दूसरा इसमें ये इसलिए कहा गया है कि राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। इसीलिए भारतीय संविधान को भारतीय संघ को राज्यों का संघ कहा गया है, संघ राज्य नहीं कहा गया है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र के होने के आधार पर अमेरिकी संघ से इसको पृथक किया जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इस आधार पर हम इसको समान प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसका निर्माण यानी कि जो बनाया गया था वो किसी भी प्रकार की आपसी समझौतों का परिणाम नहीं है, यानी विभिन्न राज्यों ने मिलकर के इसके संघ का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत को अलग अलग राज्यों में बांट करके संघ का निर्माण किया गया है और न ही इसको अलग होने का अधिकार है। संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग इसमें कनाडा में भी संघ का प्रयोग शब्द का किया गया है, लेकिन भारत में संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग नहीं किया गया। राज्यों का संघ इसको कहा गया है और इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है, यानी कि राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, जिसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संघ में संविधान की सर्वोच्चता दी गई है। लिखित संविधान संघवाद की सबसे पहली शर्त है और इसीलिए भारत का संविधान लिखित संविधान है, साथ ही सर्वोच्च संविधान है। एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। संघीय राज्य में लिखित संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामले में मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान स्थायी होते हैं। संविधान के द्वारा सरकारों के संगठन और कार्यों का कानूनी और संवैधानिक आधार और संघ और राज्यों के बीच संबंध और उनके क्षेत्राधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अमेरिकी संविधान की भांति हालांकि भारतीय संविधान में ये घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सभी सरकारों के ऊपर बाध्यकारी है और किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। दूसरा, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। हालांकि बाद में संशोधन के द्वारा जो 42वां संशोधन था उसके द्वारा राज्य सूची के 4 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। उसके बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे जब हम केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों की चर्चा करेंगे, तब हम इसका विस्तार से इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध है। इस बारे में प्रोफेसर KV राव ने कहा है कि इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। इसके बाद हम देखते हैं उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा राज्यों का सदन है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
यद्यपि ये सच है कि ये प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर के जनसंख्या के आधार पर है, जो कि जिसके कि अपने कारण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विशिष्ट कारणों से इसको अपनाया है। इसके बाद में हम देखते हैं संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली पूरी तरह से संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। कुछ संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष उनके अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त न हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और ये संघात्मक प्रणाली का और राज्यों को स्वायत्तता और उनके अधिकार देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। M.V. पायली उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के संघीय न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। तो ये थी संघवाद की कुछ विशेषताएं। संघवाद क्या है, एकात्मक शासन से संघात्मक शासन की क्या अलग विशेषताएं होती है, और भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या क्या हैं, और भारतीय संविधान निर्माताओं की दृष्टि क्या थी, क्यों उन्होंने संविधान में संघात्मक शासन अपनाया, और किस तरह से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल करके संवैधानिक शासन अपनाया। तो इन सभी बातों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए और अधिक चर्चा करने के लिए, ताकि ये सारी विषय हमारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भारतीय संघीय शासन व्यवस्था का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना जो की गई है वो क्यों की गई है, उसके पीछे कारण है। साथ ही भारतीय संघ की प्रकृति के ऊपर या इसके स्वरूप के ऊपर विभिन्न संविधान शास्त्रियों में क्या विवाद है, कौन से मतभेद हैं, क्यों भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक शासन कहा जाता है, इन आलोचनाओं का प्रत्युत्तर क्या है, ये सभी हम जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि ये जो सारे चर्चा के विषय हैं हमारे सामने स्पष्ट हो सके।